इससे बचा नहीं जा सकता है, ये पैनिक का दौर आता ही है और शुरुआती निवेशक को इसको एक्सपीरियंस करके इससे सीखना होता है। तो वहाँ पे लोगों के लिए डाइवर्सिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो अट्रैक्टिव लगता है वो डाइवर्सिफाइड व्हीकल नहीं होता है, और वो जो गिरावट का दौर होता है उस समय असल में आपकी पहचान होती है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस समय बाजार में चल रही उथल पुथल हमें इस बात को याद दिला रही है कि बाजार सिर्फ चढ़ते रहने का नाम नहीं है, बल्कि इस समय में संयमित तरीके से मार्केट में बने रहना भी जरूरी है। और एक अनुभवी इन्वेस्टर ये बात भली भांति जानता है कि बाजार की गिरावट उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक सक्सेस स्टोरी लिखने में उसकी बहुत मदद कर सकती है। तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मंदी के झटकों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसी को आज समझते हैं धीरेन्द्र कुमार से। स्वागत है आपका धीरेन्द्र। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, मार्केट ऐसे गिरता है तो इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाते हैं, उन्हें करना क्या चाहिए? पैनिक से नहीं बचा जा सकता है। कोई भी नया निवेशक होगा, अगर आप 3 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर आप अपने निवेश शुरू किया है तो आपने केवल बढ़त का दौर देखा है, और जब पहली बार गिरावट होगी तो आपको चिंता होगा। आप जितना बारीकी से उसको देख रहे होंगे उतना ज़्यादा चिंता होगी। इससे बचा नहीं जा सकता है, ये पैनिक का दौर आता ही है और शुरुआती निवेशक को इसको एक्सपीरियंस करके इससे सीखना होता है कि बाजार ऐसे ही गिरता है, कभी कभी बढ़ता है धीरे धीरे, गिरता है रफ्तार से। और इससे बचने का आप 2-3 चीज़ कर सकते हैं, लेकिन गिरावट से बचा नहीं जा सकता। बाजार गिरेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी गिरेगा, ज़्यादा गिरेगा कम गिरेगा उस पर आपका कुछ जोर चल सकता है। और वो करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आप कोशिश कीजिए। लेकिन आमतौर पे शुरुआत में निवेशक डाइवर्सिफाई नहीं करता है। वो आप जब निवेश कर रहे होते हैं तो जैसे आज से 1-1.5 साल पहले आईपीओ का दौर था, लोग आंख बंद करके आईपीओ में पैसा लगा रहे थे और अलॉटमेंट भी हो जा रहा था और सब में नुकसान हो गया। तो शुरुआत में कुछ आईपीओ में लोगों को फ़ायदा हुआ, उसके बाद लगातार नुकसान वाला ही सौदा चलता रहा। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में जब लोगों का पैसा काफ़ी अच्छा करने लग गया तो म्यूचुअल फंड, बहुत सारे थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड, ये सब लेके आए। और वहाँ पे जो कहानी था कि आप लगाइएगा और देखिए हाल फिलहाल कितना बढ़ा है तो ये आपको मुनाफा होगा। तो वहाँ पे लोगों के लिए डाइवर्सिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो अट्रैक्टिव लगता है वो डाइवर्सिफाइड व्हीकल नहीं होता है। लेकिन निवेशकों को आम तौर पे थोड़ा समय लगता है, लेकिन इक्विटी का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए। एक साथ पैसा ढेर सारा मत लगाइए। अगर आप कम समय वाले पैसे को अगर आप इक्विटी में लगाइएगा तो आपके लिए बने रहना असंभव हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम उस पैसे को लगाइए जिसकी ज़रूरत आपको 5 साल तक नहीं पड़ेगी। अगर ये 3 चीज़ आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि इस बाज़ार में गिरावट से आपको दुख तो होगा, लेकिन आप पैनिक नहीं करेंगे। अच्छा धीरेन्द्र, एक वर्ड होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अक्सर होता क्या है कि लोग हॉट स्टॉक्स का पीछा करते हुए एक पीक पर पहुंच तो जाते हैं, बट ये जो माइंडसेट है, फोमो माइंडसेट, ये किस तरह का खतरा लेके आता है वैसे इन्वेस्टर्स के लिए? उससे कैसे बचना चाहिए उनको? नहीं, इन्वेस्टिंग एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, अच्छा रकम कमाने के लिए, कम समय में फ़ायदे के लिए यहाँ से वो शुरुआत करते हैं। तो फोमो कोई ख़ास बात नहीं है। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप ऑप्टिमिस्टिक एक स्टेप ले रहे हैं जिससे कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो आपको लगता है कि जो हाल फिलहाल बढ़ा है उसी को राइड करना चाहिए। और जो हाल फिलहाल अगर आप राइड करने जाते हैं तो आप इसी एफर्ट में कर रहे हैं, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं कि अगर आप नहीं करिएगा तो मिस कर जाइएगा। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी 2 मिनट भी अगर सोच ले कि आप ये कर रहे हैं, अगर पहले वाले 3 नियम कि डाइवर्सिफाइड, कम समय का पैसा नहीं लगाना चाहिए, लंबे समय का पैसा ही लगाओ, अगर और धीरे धीरे आप एक साथ पैसा नहीं लगा रहे हैं, उसी तरह से अगर आप ये मान के चलिए कि बाजार का हर एक पार्ट, चाहे वो सेक्टर हो, थीम हो, चाहे कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बाजार का को आप किसी भी तरह से डिसेक्ट कीजिएगा, बाजार का एक तो पूरा बाजार ही ये साइक्लिकल है, बल्कि एसेट क्लासेस भी साइक्लिकल है। अगर आप एल्यूमिनियम का भी दाम देखिएगा ना तो इसका भी एक बड़ा साइकिल चलता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इंटरेस्ट रेट और स्टॉक प्राइसेस का एक साइकिल चलता है, अलग अलग सेक्टर का साइकिल चलता है। अलग अलग सेक्टर में भी कौन से ऐसे साइक्लिकल सेक्टर हैं जिसमें कि कुछ सेक्टर्स में उस तरह का साइक्लिकलिटी नहीं देखा जाता है, लेकिन जिन सेक्टर में साइक्लिकलिटी नहीं देखा जाता है, जैसे कि कंज्यूमर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, आप टूथपेस्ट खरीदेगा ही, साबुन खरीदेगा ही, तो वहाँ कंपनियों के परफॉर्मेंस में नहीं आता है साइक्लिकलिटी। लेकिन स्टॉक प्राइस में साइक्लिकलिटी दिखता है कि वहाँ पे कभी कभी बाज़ार में उनका बड़ा जोर रहता है कि भाई इन कंपनियों में तो नुकसान होगा ही नहीं, और इन कंपनियों में नुकसान नहीं होगा
एक मुश्किल दौर में एफएमसीजी कंपनी का दाम ऐसा हो जाता है कि उसके बाद फिर वहाँ गिरावट का दौर शुरू हो जाता है और लंबे समय तक रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने नियम बना के करते हैं और शुरू में आप इसकी चिंता मत कीजिए, कहीं भी लगाइए, धीरे धीरे लगाइए, कहीं भी लगाइए और लंबे समय के नज़रिए से लगाइए और इस तरह की गलतियाँ होंगी, इन गलतियों को सीखिए और बल्कि जल्दी जल्दी अगर आप ये गलती सीख लेते हैं तो इसका फ़ायदा होगा, सस्ता जान छूट जाएगा। एक निवेशक अपने लक्ष्यों और अपने रिस्क टॉलरेंस के आधार पे डेट, इक्विटी और दूसरे एसेट्स के बीच एक संतुलन बनाने का जो काम है वो कैसे अच्छे से कर सकता है? इन्वेस्टर्स के लिए खुद अपने रिस्क का टॉलरेंस का आकलन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब बाज़ार चल रहा होता है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। आपको लगता है कि आप जो कदम उठा रहे हैं उस वजह से बाज़ार चल रहा है या इस वजह से अच्छा कर रहा है। और जब बाज़ार गिरता है, और आमतौर पे जो बाज़ार का चाल है कि धीरे धीरे स्टेडीली बढ़ता रहेगा और गिरेगा अचानक, और वो जो गिरावट का दौर होता है उस समय असल में आपकी पहचान होती है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। और रिस्क टॉलरेंस आपका बदलता रहता है। अगर आज कोई भी व्यक्ति हो जिसने 2008 में बाज़ार में उसका पैसा लगा हुआ था तो उसका रिस्क टॉलरेंस बिल्कुल ही अलग होगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 2 साल पहले उसने निवेश शुरू किया है तो उसका रिस्क टॉलरेंस बहुत कम होगा, क्योंकि उसने कभी गिरावट का दौर देखा ही नहीं है। बल्कि उसको जब भी लगाया है तो उसको अफसोस हुआ होगा कि पहले लगा दिया होता था कि एसआईपी लोगों के लिए नुकसान दे रहा है। एसआईपी का फ़ायदा अब लोगों को समझ में आएगा। ये जो रिस्क टॉलरेंस है ये बहुत ही ये एक मूविंग टारगेट है, ये बड़ा ही मैलिएबल चीज़ है, समय के साथ ये बदलता रहता है। लेकिन आम निवेशक को एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज़ करना चाहिए कि शुरुआत के दौर में पहले 2, 4, 5 साल तक आप कोई रिस्क टॉलरेंस और इस चीज़ की चिंता मत कीजिए। केवल देखिए कि आपको 4-5 साल पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाइवर्सिफाइड फंड का चुनाव कीजिए और आंख बंद करके लगाते रहिए। रोज़ रोज़ मत देखिए। रोज़ रोज़ देखिएगा तो आपका जो रिस्क टॉलरेंस का मीटर है वो बदलता रहेगा। आप चिंतित होंगे, कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसा आपको चाहिए, निकालना नहीं है। जब आपका रकम कुछ खास हो जाए, जो मीनिंगफुल हो जाए, तब उस समय आप चिंता कीजिए कि अगर ये गिरेगा तो अफसोस कैसे कम किया जाए। उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जब आप कोई एसेट एलोकेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, 75-25 कर लेते हैं, तो बाज़ार गिरेगा तो आपके पास पैसा रहेगा इक्विटी में लगाने के लिए। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आपका 25% पैसा फिक्स्ड इनकम में लग गया है और बाज़ार रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। उस समय आपका 25% इक्विटी की रफ्तार से नहीं बढ़ रहा होगा, और वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उस वजह से भी बहुत सारे निवेशक ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपके पास खास रकम हो जाए तो समझिए कि ये आपके लिए इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। इंश्योरेंस खरीदने से इंश्योरेंस का पैसा डूब जाएगा जो फिक्स्ड इनकम में मिल रहा है, लेकिन आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा और आपको घबराहट कम होगी। और उससे अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा धीरेन्द्र, सबसे आखिर में हम लोग को ये बता दीजिए कि एक रेगुलर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है और कितने समय अंतराल पे उसको किया जाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो कि आपको शुरू में एसेट एलोकेशन करना ही नहीं चाहिए, तो रीबैलेंसिंग की नौबत ही नहीं आती है। लेकिन जब आप 5-7 साल 10 साल जब अपनी पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं, तब आप एक निर्धारित कर लीजिए कि आपको कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाना है। और रीबैलेंसिंग करने के लिए आपको एक मेंटल रूल बनाना होता है कि अगर आपने निर्धारित कर दिया कि 50% इक्विटी में होगा, 50% फिक्स्ड इनकम में होगा, तो इसको रीबैलेंस अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपका 50 जो इक्विटी में लगा हुआ है वो बढ़ करके 70 हो जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे। फिर जब गिर जाएगा तो फिर आपको अफसोस होगा कि कुछ आपने नहीं किया। तो इस एसेट एलोकेशन का फ़ायदा तभी हो सकता है जब आप इसको रीबैलेंस करेंगे। और रीबैलेंस करने के लिए आपके दिमाग में एक कोई रूल होना चाहिए कि ये 50% में 10% का जब अगर बदलाव आ जाएगा, 50% जब बढ़ करके 55% हो जाएगा इक्विटी में या फिक्स्ड इनकम में, तो आप आंख बंद करके आप उसको आप बदल लेंगे। और अगर आप ये नियम का पालन करते हैं तो आपको अफसोस नहीं होगा। आप हमेशा 55% रहेगा या 50% रहेगा, या जब 45% आपका हो जाएगा तब आप सस्ते में इक्विटी में खरीदेंगे। और इसको अगर आप लगातार करते रहते हैं तो एक तो आपके पास एक सिस्टम हो गया कि अफसोस आपको नहीं होगा, और दूसरा इससे आपका ओवरऑल रिटर्न लंबे समय में ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। आप सस्ता खरीद रहे होंगे और महंगा बेच रहे होंगे इक्विटी में, जो कि इक्विटी से पैसा बनाने के लिए बड़ा ही कारगर साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस पूरी जानकारी के लिए, इतनी आसान भाषा में। तो देखिए, उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, बल्कि उससे इन्वेस्टिंग के नए पार्ट सीखने हैं। और हम हमेशा आपसे एक बात कहते हैं कि अपने
निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई सवाल मन में है, कोई दुविधा है, कमेंट बॉक्स में लिख के अपना सवाल भेज दीजिए और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।